वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 28 विसा की विजय। अपंगता को हमें पर्याय जीवन का विसा मानते हैं। जब हम किसी नेत्रहीन हाथ पैर से अपंग व्यक्ति को देखते हैं, हमारा मन दया और सहानुभूति से भर उठता है। क्या आप किसी ऐसे अपंग व्यक्ति से मिले हैं जिसने अपनी शारीरिक अशक्तता को ताक पर रख कर ऐसे कार्य किए हैं जिसने उसकी अपंगता का एहसास मिट गया? जीवन में बहुत से लोग हमारे संपर्क में आते हैं, परंतु उनमें कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जिनके प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व को हम उनकी विशेषताओं के कारण कभी भूल नहीं पाते। उनकी स्मृति हमारे मस्तक मंडल पर सदैव उजागर होती रहती है। ऐसे व्यक्तित्व को उचित प्रकार से स्मरण करना ही स्मरण है। आइए प्रस्तुत पाठ में विजिसा और संकल्प शक्ति से जुड़े साहित्यकार और विचारक डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप विकलांगता पर समाज की दृष्टि का विवेचन कर सकेंगे। विकलांगता के बावजूद डॉक्टर रघुवंश के संकल्प और अध्यवसाय पर टिप्पणी कर सकेंगे। डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दे सकेंगे। शारीरिक अशक्तता के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति के स्थान पर सहयोग, अधिकार और समझदारी का महत्व बता सकेंगे। विकलांगों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न करने के गुण बता सकेंगे। स्मरण की भाषा और शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। स्मरण विधा के स्वरूप को स्पष्ट कर सकेंगे तथा उनके आधार पर पाठ की समीक्षा कर सकेंगे। क्रियाकलाप: क्या आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र, पड़ोसी या सगा संबंधी या शिक्षक आया जिसने आपके मन पर गहरी छाप छोड़ दी हो? उसे भूल पाना असंभव हो, ऐसा ही व्यक्तित्व विषय एक अनुच्छेद लिखिए। एक जंगल में 4 लोग भटक गए, जिसमें एक अंधा, एक बहरा, एक लूला और एक लंगड़ा था। अचानक बहरा बोला, सब शांत हो जाओ, मुझे तो घोड़ों की टांगें सुनाई दे रही हैं। तभी अंधा बोला, हाँ, कुछ घोड़े आते हुए तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। चारों धन-दौर जंगल में डर के मारे कांपने लगे। तभी लूला कहता है, तुम सब डरते क्यों हो? आने दो, सभी को हो जाएंगे 2-2 हाथ। तभी एक कोने से घुसा हुआ लड़का बोला, तुम्हारी लोग लड़ना, मैं तो फटाफट भाग लूँगा। गैर, ये तो थी मजाक की बात। सच्चाई ये है कि विश्व के अनेक ऐसे अपंग व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपंगता को अनदेखा कर दुनिया को चकित कर देने वाले कार्य किए और बहुत प्रसिद्ध पाई। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। क्या आप इन लोगों को पहचानते हैं? इनके नाम और कार्य क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। ये सूरदास है, ये कवि है, ये स्टीफन हॉकिंग है, ये साइंटिस्ट है अमेरिका के। वो ये रविंद्र जैन है, जिन्होंने बहुत रामायण के धार्मिक गाने गाए भी है, उनको कंपोज भी किया है। या आप इनके बारे में लिखना है आपको। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से परिचित है तो ये इसके बारे में लिखिए। मूल पाठ: विजिस्मा की विजय। मन में समाहित जीवन लालसा ने ही गोपाऊ दैरदाही निवासी श्री शमशायरे के घर में जन्मे बालक रघुवंश राय वर्मा को हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य डॉक्टर रघुवंश के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। मेरी डॉक्टर रघुवंश से सर्वप्रथम भेंट भारतीय
हिंदी परिषद के जयपुर अधिवेशन में 1954 में हुई। रामनिवास बाग के भव्य हॉल में अधिवेशन संपन्न हो रहा था। मैं तो देखते ही दंग रह गया कि एक व्यक्ति पैर से नियंत्रण तेजी से लिखता जा रहा था। जब वहाँ विद्वान अन्य विद्वानों से उनका परिचय प्राप्त हुआ तो ज्ञात हुआ कि यह तो वही डॉक्टर रघुवंश है जिनके विषय में विद्यार्थी जीवन से सुनता आया हो, पर यह नहीं मालूम था कि लेखक कार्य में इतना सक्रिय, विद्वान दोनों हाथों से लाचार है। तब तक उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA तथा 1948 में हिंदी साहित्य के भक्तिकाल और रीतिकाल में प्राकृतिक और काव्य विषय पर D.Phil की उपाधि प्राप्त कर ली थी। भाई डॉक्टर रामनाथ साय ने बातचीत के दौरान सूचित किया कि वह जब संस्कृत में MA कर रहे थे तब डॉक्टर रघुवंश हिंदी में MA कर चुके थे और संस्कृत की कक्षाओं में उपस्थित रहते थे। उसकी विश्वविद्यालय में वे अध्यापक बने। डॉक्टर धर्मवीर वर्मा के निकटस्थ होने के कारण वह सक्रिय रूप से भारतीय हिंदी परिषद से जुड़ चुके थे और उनके मंत्री थे। वह ये सब देखकर चकित रह गया कि इतने विशाल समुदाय में इतने समक्ष लेखकों के होते हुए भी पूरी कार्रवाई की नियंत्रण रिपोर्टिंग डॉक्टर रघुवंश की बड़ी तेजी से अपने पैर से ही कर रहे थे। एक व्यक्ति इतना अधिक सक्रिय रह सकता है, ये आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याय था। साधारण परीक्षा में भी ऐसे बालकों को कई लेखन देने का प्रावधान है, पर डॉक्टर रघुवंश ने अपनी सूझबूझ से ऐसी पद्धति विकसित कर ली थी जो पर्याय देखने को नहीं मिलती है। इस प्रवृत्ति से उन्हें सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उनमें से राय नहीं है कि उन्हें प्रेरणा मिली। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रकाशन स्तंभ डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा और अभूतपूर्व सहयोग और योग्यता मिली। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी से सहयोग से एलनगंज में डॉक्टर रघुवंश और डॉक्टर चतुर्वेदी साथ ही एक घर में निवास करते थे और बैंक रोड स्थित अपना अपना स्थायी आवास भी पड़ोसी के रूप में बनाया, जहां अब दोनों ही निवास कर रहे हैं। लेकिन यह सब तो प्राप्त हुआ इलाहाबाद आने के बाद। मैं निरंतर सोचता रहा कि आखिर कौन सा तत्व है उसमें। रघुवंश विपरीत परिस्थितियों में भी आगे ही बढ़ते गए। काफ़ी सोच विचार के बाद मत बनाया कि हो ना हो उन्होंने अपने मन में कुछ करने की ठान ली हो। एक बार दिल्ली में मन क्या है विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी। देश विदेश के विद्वान वैज्ञानिक ने गंभीर विचार विमर्श कर मन को परिभाषित करने की चेष्टा की। यह माना गया कि मन मस्तिष्क नहीं है। वैज्ञानिक के अनुसार मस्तिष्क शरीर के भीतर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है जिसमें बहुत कुछ घटता रहता है। मस्तिष्क की तरंगों को कोई चेतना, कोई चिंत, कोई संज्ञान की संज्ञा देता है। कल्पना करना, अतीत में जाना, अवधान, परिवेशन, विचारना आदि अभिक्रिया का संपादन मस्तिष्क करता है, जिसके सचमुच्चे का नाम मन है। मन को विद्वानों ने 3 मंजिला भवन वन लकल से संपील माना। लगता है अद्वितीय अनुभवों के केंद्र मन संपील में ही उन्होंने पक्का विचार बना लिया होगा। उन्होंने जो लेखन कार्य किया वह बहुत उसे उन विद्वानों से भी संभव नहीं हो सका। उन्होंने मजबूत हाथ लेकर जन्म लिया। मात्र मन की मजबूती से ही कलातंत्र से वे सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए। इस समय मुझे महाकवि प्रसाद की पंक्तियाँ स्मरण आ रही है।
मन जब निश्चित सा कर लेता कोई मत है अपना, बुद्धि देव बल से प्राण का सत्य निखरता सपना। मन ही तो है जिसमें चाहा है, लक्ष्य है वही, इसमें पवित्रता कोमलता व पेतता है। उनका नव उत्साह से भरा मन हमेशा लेखन कार्य सेवा कार्य में रमता है। हर प्रकार की स्वतंत्रता की भावना उनके स्वभाव कभी अभिन्न अंग रही है। बहुत से लोगों में यह स्वतंत्रता बाह्य रूप में ही मिलती है, पर डॉक्टर रघुवंश बाह्य रूप से आंतरिक रूप में तो स्वच्छंद ही है ही। अर्थ संबंधी मसलों में भी स्वच्छंद है, जो आज काम ही दिखाई देता है। किसी युक्त से रिक्शा पे बैठने से पूर्ण उस संचालक की देह शारीरिक निकल कर रख लेती है। यह समर्यकारी है। इसे उनको साथ ले जाने वाले व्यक्ति अपने पास रुपए ना दे। अर्थ की सूचिता के वह ज्वलंत उदाहरण है। उनके रहन सहन के व्यक्तित्व में जितना स्वतंत्रता मिलती है, उसका स्पष्ट प्रभाव उनके द्वारा स्थापित संपादित कार्यों में परिलक्षित होता है। ये सब कुछ संभव हो पाने के पीछे उनका मजबूत मन तो है ही, साथ ही वह संकल्प शक्ति भी है जो उन्होंने स्वतः ही धारण कर ली थी, क्योंकि मन ही तो संकल्प में होकर सक्रिय हो उठता है। संकल्प ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। डॉक्टर रघुवंश ने जीवन में जो सृजना की वह सब कुछ इसी कारण, क्योंकि सृजनात्मक चेतन ही तो संकल्प है। फिर सृजना चाहे किसी भी प्रकार की हो, संकल्प के बिना संभव नहीं है। संकल्प ही तो चेतना का वह गुण है जिसमें मन की दृढ़ता, इच्छा, विचार, चिंतन, विमर्श विद्यमान रहते हैं। गुण के रूप में संकल्प ही मन का लक्ष्य है। मनुष्य मात्र इस संकल्प से ही संचालित होता है। इसको ही शोपेनहावर ने जीने का संकल्प, निश्चय ने सत्य संकल्प का, विलियम जेम्स ने सिद्धांत का संकल्प बताया। इसकी कुछ भी व्याख्या करें, संकल्प शक्ति ही मन में जागृत होती है और व्यक्ति के जीवन में नया प्राण फूंकती है, उसके जीवन को अर्थ देती है। तभी तो मनुष्यों के सर्व संकल्प मूलम स्वीकार किया है। इसी संकल्प शक्ति के कारण ही डॉक्टर रघुवंश नियंत्रण लिखते रहे। तुतजाल, अर्धहीन, छायालय, कथा साहित्य, हरिघाटी यात्रा, स्मरण, मानसपुत्र, ईर्षा जीवन, नाटकालय साहित्य का नया परीक्षण आदि कृतियाँ प्रकाशित हुई। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में जो विस्तृत व्याख्यामाला के अंतर्गत भाषण दिए, उनको स्थान में ही सामाजिक हिंदी कविता और आलोचना शीर्षक से प्रकाशित किया। हमेशा उनका व्यक्तित्व सभ्य रहा। व्यक्ति ही प्रति ही प्रशंसा का रूप ले लेती है। इसके बाद स्वस्थ ही सहायकता झलकती है और चेहरा तेज से दमकता है। प्रसन्न व्यक्ति सभ्यतवम, मैं किसी से कम नहीं हूँ, यह भी भाव परम से ही उसमें विद्वान रहा। सच्चे अर्थों में यह कार्य योगी रहे, शारीरिक दृष्टि से छोटा नहीं, अपश्यत बाधा होते हुए भी मन कर्म में नियंत्रणरत रहा और नव प्रकाश कृतिक होता रहा। डॉक्टर रघुवंश के अधिक निकट से देखने का सौभाग्य मुझे 1963 में मिला। इस बार भी भारतीय हिंदी परिषद का अखिल भारतीय अधिवेशन था। यह अधिवेशन डॉक्टर नरेंद्र की अध्यक्षता में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन महादेवी जी ने किया। परिषद के विधिक क्रियाकलापों से जुड़े होने के कारण डॉक्टर रघुवंश पर विशेष उत्तरदायित्व था और मैं विश्वविद्यालय में कार्यरत था। उस समय उनकी कार्य प्रवृत्ति से अधिक अवगत हुआ।
जो आत्मविश्वास पूर्ण कार्य करता है उनकी योग्यता तो उनके कार्यों से स्पष्ट होती है। यही कारण है कि डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा के निर्देश में जब हिंदी साहित्य कोश का निर्माण आरंभ हुआ तो डॉक्टर रघुवंश न केवल संपादक मंडल में रहे वरन उस परियोजना का संयोजन कर्तव्य भी किया। उन्होंने कोश के लिए लेखन कार्य भी किया। हिंदी साहित्य कोश के प्रकाशन में उनका बड़ा योगदान रहा। किसी भी परियोजना का विकास कर उसको ऊंचाई तक ले जाना और उसके लिए अपने को न्योछावर करते रहना उनका स्वभाव बन गया। योजकर्ता आत्मविश्वास, आत्मबल, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों का संभल लेकर वे निरंतर आगे बढ़ते ही गए। समझौतावादी प्रवृत्ति उनमें कभी नहीं रही। अपनी योग्यता और क्षमता के बलबूते पर वह अधिकतर अग्रसर हुए और सर्वोच्च पद से अवकाश प्राप्त कर उच्च शिक्षा संस्थान शिमला में भी प्रतिनिष्ठ रहे। वहाँ रहते हुए भी इन्होंने अपनी प्रतिमान स्थापित किए। लेखन के साथ साथ निरंतर संपादन कार्य भी किया। भारतीय हिंदी परिषद के मुखपत्र अनुशीलन का अनेक वर्षों तक संपादन किया। आरंभ से ही वह विद्रोही व जरू प्रवृत्ति के रहे। लोहिया जी की विचारधारा से वह प्रभावित रहे। देश में आपातकाल की घोषणा के बाद उन्होंने कारागार में जो अत्याचार किया वह पत्रव्रिधा की अनुभूत कृति बन गई और बाद में जेल और स्वतंत्रता शिक्षक से प्रकाशित हुए। इस प्रकार डॉक्टर रघुवंश जिसका मजबूत के जीते जागते उदाहरण है। डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व का मूल्यांकन अधूरा रह जाएगा यदि उनके विचार रूप को न समझा जाए। उनके प्रत्येक आलेख में इनकी मौलिकता तो झांकती ही है पर विचारक का रूप सबसे अधिक मुखर हुआ है। विचारों का नैमांसिक कहकगा उनके प्रयासों से आरंभ हुआ है। वह उनके संपादक मंडल में भी थे, संयोजक भी थे। जुलाई 1963 में प्रवेशांक में दृष्टिकोण के अंतर्गत उनका सुविचारिक आलेख नए राष्ट्रीय वर्तमान की चुनौती प्रकाशित हुआ। इसके कुछ अंश आज भी 3 दशक के बाद भी सामाजिक होने के कारण उद्धृत करना चाहता हूँ। इसका सार संक्षेप देने में मूल भाव के अझोल होने का खतरा अतएव कुछ उपयोगी अंश इस प्रकार है। सचमुच एशिया और अफ्रीका को विकसित होना है तो अपने सभी प्रश्नों को निधि संदर्भ में रखकर देखना होगा। विकास की यह प्रवृत्ति उन्मूलक भ्रामक है कि जिस रेखा में किसी दूसरे देश की उन्नति की है उसी रेखा पर आगे बढ़ा जा सकेगा। विकास की रेखा का प्रत्येक बिंदु आगे आने वाले बिंदुओं को अग्रसर करने में सहायक हुआ है। स्वयं पीछे रहकर पिछड़कर ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति या राष्ट्र अपने विकास के लिए उस रेखा का अनुकरण करना चाहेगा तो सदा के लिए अनुपर्दित बना रहेगा, पिछड़ा रहेगा। विकास की प्रतिविधिता की ओर बना प्रतिविधिता के विकास कभी संभव नहीं होता। सदा अपनी स्वतंत्रता रेखा खींचनी होगी, अपना निजी मार्ग बनाना होगा। वह कितना ही छोटा प्रयत्न क्यों ना लगे परंतु एक ओर तो उस रेखा पर हमारी दृष्टि विकसित राष्ट्रों के उच्चतम बिंदु पर रह सकेगी और दूसरी ओर हमारी सर्वजनात्मक प्रतिभा को पूर्ण मुक्ति मिल सकेगी। एशिया तथा अफ्रीका के सभी स्वाधीन देशों को यूरोप के बौद्धिक पराधीनता से मुक्त होकर अपनी निजी प्रतिभा का अन्वेषण करना होगा और अपने निजी राष्ट्र के बिना उनके विकास की संभावना पर
विचार किया ही नहीं जा सकता। आर्थिक सहायताओं से विकसित देश की आर्थिक नीति, औद्योगिक प्रवृत्ति तथा विकास की दिशा निर्धारित हो जाती है। ये देश बिना मौलिक रूप से विकसित हुए ही विकास का अनुभव करने लगे हैं और बिना संतुलित संपन्न का अभ्यास पाने लगे है। चिंतन के दो पक्ष हैं। चिंतन के क्षेत्र में शुद्ध संवैधानिक ज्ञान और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग और परीक्षणों की निश्चित योजना। चिंतन के विषय क्षेत्र में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है और विज्ञान तथा प्रवृत्ति के क्षेत्र में मौलिक तत्वों, सिद्धांतों तथा पद्धतियों के आधार पर अग्रसर हुआ जा सकता है। रूस और जापान ने यही करके दिखा भी दिया है। उनके मौलिक, मिनिस्ट्रियल तथा सार्वजनिक प्रतिभा के सारे आगे बढ़ना है। उनके विकास का मार्ग वहीं भाग होगा। निष्कर्ष रूप में डॉक्टर रघुवंश ने इस लंबे आलेख में घोषणा की, आज इन नई स्वाधीनता प्राप्त और देश की कामना करने वाले राष्ट्रों की सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए बौद्धिक, मुक्त और मौलिक सृजनशीलता का अवसर। बौद्धिक जागरूकता के लिए क ख ग का प्रकाशन महत्वपूर्ण उपाधि रही। ईमानदारी से सोचने व कहने की शुरुआत इस पत्रिका के माध्यम से हुई, उसका श्रेय डॉक्टर रघुवंश के विचारक स्वरूप को है। डॉक्टर रघुवंश का विचारक रूप नियंत्रण परख होता गया है, जिसका दिव्य दर्शन उनकी कृति मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन में हुआ है। इस कृति में ईसा की दया, करुणा और क्षमा को भारतीय परंपरा से सुगृहित कर व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। हिंसा, प्रतिशोध का स्वार्थ के अहंकार से घिरे आज के विश्व के सामने ईसा का जीवन और दर्शन दोनों ही प्रकाश की ओर उन्मुख करता है। निश्चय ही भारतीय ज्ञान परंपराओं रंग उसके समानता रखते हैं। इस जाति के कल्याण और उसके आसपास के मौलिक विश्व की भलाई के लिए उपयुक्त सत्य पाने की ओर प्रयास किया गया है, जिसमें अधिवेशन की प्रवृत्ति भी है। ये जीवनी विद्या में लिखी गई पुस्तक हमारे समाज के लिए परम उपयोगी है, जिस पर धर्म दर्शन के लिए 1985 का श्री भगवान दास पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा डॉक्टर रघुवंश को दिया गया है। डॉक्टर रघुवंश को यही सम्मान नहीं मिला, उसको यह अन्य सम्मान भी मिलते रहे हैं, जिसमें से बेगड़ा ड्रिस द्वारा दिया गया शंकर पुरस्कार सर्वोच्च है। 1994 में उन्हें उत्तर प्रदेश शासक का प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। शाह परिवार में शाह स्थिति में उत्पन्न होते हुए भी मन की मजबूती का संकल्प शक्ति से वह अद्वितीय स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। कैलाश चंद्र भाटिया। आइए समझें प्रिय विद्यार्थियों, जिज्ञासा विषय की विजय पाठ के आरंभ में ही आप पढ़ चुके हैं कि क्या एक स्मरण है। हिंदी साहित्य की कई नवीन विद्याओं की तरह यह भी एक महत्वपूर्ण और रोचक विद्या है। इस पाठ को भली भांति समझने के लिए आइए पहले जान लें कि स्मरण है क्या। स्मरण क्या है? अपनी यादों के अधिकार पर किसी को याद करना, उसका स्मरण करना ही स्मरण कहलाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्मिकता से जुड़े उस व्यक्तित्व को और उससे जुड़ी स्मृत घटनाओं को हम घटनाक्रम में बांधकर उसे अग्रसर स्मरण चरित्र के रूप में उजागर करते हैं, तो साहित्य में ये विद्या स्मरण कहलाती है। आपको एक बात और बता दें कि जब हम स्मरण को
पढ़ते हैं तो हमें स्थान स्थान पर शब्द चित्रनात्मक अभिव्यक्ति भी दिखने को मिलती है। स्थान स्थान पर शब्दों की सी चित्रनात्मक अभिव्यक्ति होने के कारण कभी कभी यह रेखा चित्र विद्या की झलक भी देने लगता है। समरण विद्या की इस कड़ी को कैलाश चंद्र भाटिया ने विस्मयता की संकल्प से जोड़े रघुवंश के व्यक्तित्व को समरणात्मक अभिव्यक्ति दी है। लेखन ने डॉक्टर रघुवंश को अपने स्मृति पटल पर उभारा है और उस आधार पर समरण की मुख्य विशेषताएं समरणात्मक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आई है। जिस प्रकार कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि गद्य साहित्य की विद्या है, उसी प्रकार समरण भी गद्य साहित्य की नवीन विद्या है। इसकी भी कुछ विशेषताएं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। समरण की मुख्य विशेषताएं परिचित प्रभावपूर्ण व्यक्ति की सत्ता, चरित्र का स्पष्टीकरण, आत्मायिकता, तटस्थ स्थिति और रोचक शैली। आइए अब हम यह पढ़े कि विजिषा की विजय रचना में ये विशेषता कितनी और किस प्रकार मिलती है। समरण विद्या और विशेषताओं के आधार पर पाठ की समीक्षा। समरणात्मक अभिव्यक्ति। आपने पूरा पाठ पढ़ा। लेखक डॉक्टर रघुवंश के नाम से विद्यार्थी जीवन से परिचित है। उनकी डॉक्टर रघुवंश से पहली भेंट हुई भारतीय हिंदी परिषद के जयपुर अधिवेशन में। डॉक्टर रघुवंश को देखकर लेखक दंग रह गया कि वह एक पैर से नियंत्रण तेजी से लिखते जा रहे थे। उन्होंने अभी तक यह नहीं पता था कि डॉक्टर रघुवंश दोनों हाथों से लाचार है। वे उसके व्यक्तित्व से कितना प्रभावित हुए इस अंश में समझा जा सकता है। मैं यह देखकर चकित रह गया कि कितने विशाल समुदाय में इतने समक्ष लेखकों के होते हुए भी पूरी कार्रवाई की नियंत्रण रिपोर्टिंग डॉक्टर रघुवंश की बड़ी तेजी से अपने पैर से ही कर रहे थे। एक व्यक्ति इतना अधिक सक्रिय रह सकता है, यह आश्चर्यचकित करने के लिए प्राप्त था। लेखक ने केवल डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, अपितु उनकी निजी दृष्टि ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि साधारणतः परीक्षण में अपंग बालकों के लिए लेखक देने की सुविधा होती है, परंतु डॉक्टर रघुवंश अकेले नियंत्रण रिपोर्टिंग का काम कर रहे थे। वास्तव में उन्होंने अपनी सूझबूझ से लेखन की इस प्रवृत्ति को विकसित कर लिया था। डॉक्टर रघुवंश ने स्वयं आचार्य लोढ़ा को पत्र में लिखा, आज ना मेरा दाहिना पैर उठता है, इसके पंजों के सक्रिय हजार विष्ट लिखता रहा हूँ और ना अपनी रीढ़ के सहारे बैठा पाता हूँ। मैं अपनी लेखन प्रक्रिया में किस प्रकार दाहिनी टांग से रीढ़ पर जोर डालता रहा हूँ। तारीख 26 जुलाई 2005। उनका मन विपरीत स्थितियों में भी उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। उन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ बनने की ठान ली थी। ये जानकारी पाठ के इस अंश को पढ़ने कर मिलती है। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया तथा हिंदी साहित्य के भक्तिकाल और रीतिकाल की प्राकृतिक और काव्य विषय पर डी.फिल की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उसी विश्वविद्यालय में वे अध्यापक बनी। इसी संदर्भ में डॉक्टर रघुवंश को समीप से जानने वाले उनके शिष्य डॉक्टर रामकमल राय ने उनके बारे में उल्लेख किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की एमए की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उन्होंने अपनी को जगित कर दिया, किंतु जब उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया कि वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं स्वीकार करेंगे, तो फिर उनके शुभचिंतकों के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई। जो व्यक्ति हाथ से खटिया नहीं पकड़ सकता, सामपट पर कुछ लिख नहीं सकता, उसे शिक्षक कैसे बनाया जाए।
चयन समिति और विश्वविद्यालय की कार्य समिति में इस बात पर काफ़ी बहस हुई, किंतु विजय अंतिम रूप में नैतिकता की हुई और रघुवंश जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक हो गए। घटनाओं की सटीकता और चरित्र का स्पष्टीकरण। विद्यार्थियों, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्मरण में स्मृति के आधार पर हम जिस प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं, उसके जीवन से जुड़ी हुई जिन घटनाओं का हम लेखन करते हैं, इसमें सच्चाई का होना अत्यधिक आवश्यक है, जिसमें कल्पना का तत्व रंच मात्र भी नहीं होता। घटनाओं के साथ साथ उस विशिष्ट व्यक्ति का चरित्र भी उभर कर सामने आता है। लीजिए अब हम इस दृष्टि से देखते हैं कि प्रस्तुत स्मरण में यह विशेषताएं किस सीमा तक आप ऐसी किन्हीं दो सत्य घटनाओं का उल्लेख यहाँ कीजिए। विद्यार्थियों अपने मूल पाठ पढ़ा। आपने इस बात पर ध्यान भी दिया होगा कि लेखन प्रत्येक घटना के साथ साथ डॉक्टर रघुवंश के चरित्र को खोलता चला जाता है। अपने अनुभव किया होगा कि घटनाक्रम के साथ साथ हम डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों का परिचय प्राप्त करते चलते हैं। उदाहरण के लिए, उनके साथ पहली ही भेंट में हमारे डॉक्टर रघुवंश के हाथों से अपंग होने और उनकी कार्य क्षमता, तत्पर, सूझबूझ तथा कर्मठ प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा। साथ ही ये सूचना भी हमें मिली है कि उन्होंने जो कार्य किए वह बहुत से उन विद्वानों से भी संभव न हो सके जिन्होंने मजबूत हाथ पैर लेकर जन्म लिया। लीजिए एक अन्य घटना के द्वारा हम जानेंगे कि डॉक्टर रघुवंश भाई के आंतरिक रूप में तो स्वस्थ थे, अंत संबंधी मसलों में भी उनमें सुचिता दिखाई देती थी। आइए यह उदाहरण देखें किस युक्ति से वह रिक्शा में बैठने से पूर्व उन संचालकों की दाय राशि निकाल कर रख लेते हैं। ये विस्मयकारी है जिससे उनको साथ ले जाने वाले व्यक्ति अपने पास से रुपए ना दे दे। विद्यार्थियों, आप जैसे जैसे पाठ पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे डॉक्टर रघुवंश का चरित्र उजागर होता जाता है। उनकी संकल्प शक्ति, सभ्य व्यक्तित्व, कर्मयोगी प्रवृत्ति, आत्मविश्वासपूर्ण कार्य करने की क्षमता, आगे पढ़ने की योग्यता, विद्रोही और सुचारू प्रवृत्ति विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार आप पाठ पढ़ते पढ़ते डॉक्टर रघुवंश के चरित्र की अन्य विशेषता प्रकट कर सकते हैं। डॉक्टर रघुवंश के चरित्र की किन्हीं अन्य दो विशेषताएं आप यहाँ लिखिए। आत्मायिकता तथा तत्स्थिति दृष्टि। विद्यार्थी, यहाँ पहले आप यह जानना जरूरी है कि आत्मायिकता तथा तत्स्थिति से क्या तात्पर्य है। अभी तक आप जान चुके हैं कि स्मरण में अनुभूत स्मृतियाँ सोचाई जाती है और उसमें कल्पना का स्थान नहीं होता है। परिचित व्यक्ति से जुड़ी अनुभूतियों में निजी दृष्टि प्रदान होती है, परंतु साथ ही वह बात भी ध्यान देने योग्य है कि स्मरण अतीत से जुड़ा होता है। आत्मायिकता यानी अपनापन, विजेता स्मरण का मूल आधार है। तत्स्थिति दृष्टि से विशिष्ट व्यक्ति का विश्लेषण करना स्मरण की विशेषता है। प्रस्तुत स्मरण में हम ये पाते हैं कि लेखक डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित हैं और अपनी स्मृतियों के आधार पर अनुभूत सत्यों और घटनाओं को प्रकट करते हुए वह अपने चरित्र को खोलते चले जाते हैं। एक एक करके उनके व्यक्तित्व तथा व्यक्तित्व से जुड़ी विशेषता प्रकट होती चलती है। लेखक उनके कृतित्व को समसामाजिक परिवेश के साथ जोड़ते चलते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने डॉक्टर रघुवंश के आलेख नए राष्ट्र और वातावरण की चुनौती के उस संस को उभारा है जो आज 3 दशक के बाद भी सामाजिक है। यदि सचमुच एशिया और अफ्रीका को विकसित होना
है तो अपने सभी प्रश्नों को निजी संदर्भ में रखकर देखना होगा। यह कि ये प्रवृत्ति मूलक भ्रामक है कि जिस रेखा में किसी दूसरे देश ने उतनी की है, उसी रेखा पर आगे बढ़ा जा सकेगा। विकास की रेखा का तत्पक बिंदु आगे आने वाली बिंदु का अग्रसर करने में सहायक हुआ है। स्वयं पीछे रहकर पिछड़कर ऐसी स्थिति में बहुत व्यक्ति या राष्ट्रीय अपने विकास के लिए उस रेखा का अनुकरण करना चाहेगा तो वह सदा के लिए अनुवर्ती बना रहेगा, पिछड़ा रहेगा। विकास की प्रतिनिष्ठा में और बिना प्रतिविधता के विकास कभी संभव नहीं होता। सदा अपनी स्वतंत्र रेखा खींचनी होगी। डॉक्टर रघुवंश और उनका कृतित्व। डॉक्टर रघुवंश ने अनुशीलन पत्र का अनेक वर्षों तक संपादन किया। अभूतपूर्व कृति के रूप में जेल और स्वतंत्रता शिक्षक से पत्रों का संकलन प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रघुवंश एक विचारक के रूप में अधिक मुखर रूप में त्रैमासिक पत्रिका क ख ग से सभी के सामने आए। उन्होंने इस पत्रिका का संयोजन किया तथा संपादक मंडल में भी प्रमुख भूमिका निभाई। मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन कृति द्वारा डॉक्टर रघुवंश का प्रमुख विचारक रूप निखर कर आया। इसके लिए उन्हें सन 1985 में श्री भगवनदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य अनेक सम्मानों में विडलना ट्रस्ट द्वारा शंकर पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिनिधित्व भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सभी कुछ उन्होंने मजबूत मन और दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा प्राप्त किया। लेखन की तटस्थ दृष्टि ही डॉक्टर रघुवंश द्वारा रचित जीवनी मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन की उस दृष्टि को भारती है जिसमें हिंसा, प्रतिशोध और स्वास्थ्य के अंधकार में घिरा वर्तमान विश्व का वातावरण ईसा की दया, करुणा और क्षमा को भारतीय परंपरा से जोड़ा कर देखता है। ईसा का जीवन और दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा से मिले खाते हैं। रोचक भाषा शैली। स्मरण परिचित व्यक्ति के जीवन से जुड़ी घटनाओं की सत्य अभिव्यक्ति होता है। इसलिए स्मरण की स्वाभाविकता सरल और रोचक के साथ साथ वर्तमानात्मक भी होती है। परंतु स्मरण सरल भाषा में लिखा गया जिसमें रोचकता का गुण विशेष रूप से विद्यमान है। जैसे जैसे आप पाठ पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी रुचि डॉक्टर रघुवंश को जानने के लिए बढ़ती चली जाती है। घटनाओं में वर्णनात्मक के साथ साथ कुतूहल और रुचि दोनों का समावेश है। आपने पढ़ा लेखक के कितने अच्छे ढंग से मन का विश्लेषण किया है। मन की व्याख्या जहाँ आपको एक नई दृष्टि देती है वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर रघुवंश के दृढ़ मन से भी परिचित करती है। लेखक की भाषा सरल परंतु शुद्ध साहित्यिक भाषा है। तथ्य निकटथ कनोष्टि प्रेवेशन अभिक्रिया समुच्चय नवकल समुचितता परिलक्षित सृजनात्मक चेतनीय बौद्धिक प्रतिद्वंदिता जैसे कुछ साहित्यिक शब्द स्मरण को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। भावनात्मक, वर्णनात्मक और व्याख्यानात्मक शैली के संयोजन से ये स्मरण बहुत ही प्रभावपूर्ण बन पाया है। भावनात्मक शैली। मैं ये देख कर चकित रह गया कि इतने विशाल समुदाय में इतने समक्ष लेखकों के होते हुए भी पूरी कार्रवाई की निरंतर रिपोर्टिंग डॉक्टर रघुवंश की बड़ी तेज़ी से अपने पैर से ही कर रहे थे। मैं निरंतर सोचता रहा कि आखिर कौन सा तत्व है
कारण है जिससे रघुवंश विपरीत परिस्थितियों में भी आगे ही बढ़ते गए। सहज सरल भाषा, ये मन ही तो है जिसमें चाह है, लक्ष्य है, वहीं उसमें पवित्रता, कोमलता और पेतता है। उन्हें नव उत्साह से भरा मन हमेशा लेखन कार्य, सेवा कार्य में रमता है। विषय के अनुसार गंभीर परंतु बोध्य भाषा। देश विदेश के विद्वानों, वैज्ञानिकों ने गंभीर विचार विमर्श कर मन को परिभाषित करने की चेष्टा की। मस्तिष्क की तरंगों को कोई चेतना, कोई चिंत, कोई संज्ञान की संज्ञा देता है। कल्पना करना, अतीत में जाना, अवधान, परिवेशन, विचारना आदि अभिक्रियाओं का संपादन मस्तिष्क करता है, जिसके समुच्चय का नाम मन है। परिभाषित शब्दावली का प्रयोग। अब जानते हैं विस्तृत क्षेत्र में विस्तृत संदर्भ में निश्चित संकल्पनाओं को खोलने वाले शब्द ही परिभाषित शब्द कहलाते हैं। यह मन की बात विस्तार से हुई है। जो तत्सम शब्दादि परिभाषित शब्दावली का प्रयोग दर्शनीय है। मन को विद्वानों ने 3 मंजिला भवन, नवकल, वात्सल्य और संपील माना। मानक प्रवृत्ति का प्रयोग आपने ध्यान दिया होगा। पूरे पाठ में गद्य, शुद्ध, बुद्धि, औद्योगिक आदि शब्दों से युक्त शब्द तोड़कर लिखे गए हैं। मानक भाषा वतनी के यही रूप स्वीकार्य है। इस प्रकार के अन्य शब्द चुनकर मानक और अमानक शब्दों की एक सूची तैयार कीजिए। अंत हम कह सकते हैं कि जीविस्मा की विजय स्मरण में वह सभी विशेषताएं हैं जो एक अच्छे स्मरण में होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी पाठ के मन पर स्मरण के रूप में यह पाठ सग्रह भाव डालता है। प्रमुख व्याख्याएं। अब आपने पूरा पाठ पढ़ लिया है और स्मरण की विशेषताओं से भी आप परिचित हो गए हैं। आइए पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या पर समझ लेते हैं। अंश 1। साधारण परीक्षा में भी ऐसे बालकों को कोई लेखन देने का प्रावधान है, पर डॉक्टर रघुवंश ने अपनी सूझबूझ से ऐसी प्रसिद्धि विकसित कर ली थी जो पर्याय देखने को नहीं मिलती है। इस पद्धति से उन्होंने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। संदर्भ ये गद्यांश कैलाश चंद्र भाटिया द्वारा रचित जिजीविषा की विजय नामक स्मरण में से लिया है। प्रसंग लेखक भारतीय हिंदी परिषद के जयपुर अधिवेशन में गए थे। यहाँ उनकी भेंट डॉक्टर रघुवंश से पहली बार हुई और वह डॉक्टर रघुवंश के पैरों से नियंत्रण तेजी से लिखते देखकर दंग रह गए। इन पंक्तियों में अपंग होते हुए भी डॉक्टर रघुवंश की तीव्र कार्य क्षमता को प्रकट किया गया है। व्याख्या। भारतीय हिंदी परिषद के जयपुर अधिवेशन में रिपोर्टिंग का कार्य डॉक्टर रघुवंश कर रहे थे। डॉक्टर रघुवंश दोनों हाथों से अपंग थे। किसी भी हाथ में कलम नहीं पकड़ सकते थे। उनके कार्य में कहीं भी अपंगता, असमता का बोध नहीं हो रहा था। वे बड़ी तीव्रता से पैर की उंगलियों में कलम फंसाकर रिपोर्टिंग का कार्य कर रहे थे। लेखक को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि अपंग होने के बावजूद भी एक व्यक्ति इतनी अधिक सक्रियता से कार्य कर रहा सकता है। पर्याय ऐसा होता है कि यदि कोई बालक अपंग हो तो परीक्षा में लेखन कार्य करने के लिए लेखक नियुक्त किया जाता है, ताकि परीक्षा में उसे कोई व्यवधान ना हो। परंतु डॉक्टर रघुवंश ने अपने हाथों के ना होने को अपनी कमजोरी या असमता नहीं माना था। उन्होंने अपनी व्यवहारिक योग्यता से पैरों से ही लिखने का अभ्यास किया और इसी प्रक्रिया के माध्यम से सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण हुए। उन्होंने मन में जो निश्चय किया उसे अपनी बुद्धि के
धरातल पर स्थापित कर पूर्ण किया। अंश 2। मन को विद्वानों ने 3 मंजिल भवन, नवलकल, वात्सल्य सिंपिल माना लगता है। अतिद्वितीय अनुभवों के केंद्र मन संपिल में ही उन्होंने पक्का विचार बना लिया होगा। संदर्भ पूर्णवर्त प्रसंग लेखक की डॉक्टर रघुवंश से सर्वप्रथम हुई भेंट में उनकी अपंगता का ज्ञान हुआ और साथ ही उनके जिंदादिली कर्मकांड व्यक्तित्व का साक्षात्कार भी हुआ। जब से वह निरंतर यह सोचा करते थे कि आखिर वह कौन सा तत्व है जो डॉक्टर रघुवंश को विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। काफ़ी सोच विचार कर उन्होंने ये मत बनाया कि निश्चित रूप से डॉक्टर रघुवंश के मन में कुछ बनने का दृढ़ निश्चित भाव था, परंतु पंक्तियों के लेखक मन के स्वरूप को व्याख्यायित करते हुए डॉक्टर रघुवंश के दृढ़ व्यक्तित्व को उजागर कर रहे हैं। व्याख्या। इस अनुच्छेद में लेखक ने मन क्या है विषय पर हुई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि मन को मस्तिष्क के अंदर है। मस्तिष्क में अगणित चेतना की तरंग उठती रहती है और मन उन तरंगों को समुच्चय संगठन है। विद्वान मन को 3 मंजिल भवन की भांति मानते हैं जिसमें भाव तरंगें उठती है और संवेदनात्मक प्रक्रिया में विकसित होती है, फिर भी क्रियात्मक रूप धारण करती है। डॉक्टर रघुवंश ने पहली अपंगता को संवेदनात्मक सशक्तता प्रदान की और मन की दृढ़ता से यह निश्चय किया कि यह अपंगता उनके जीवन में किसी कार्य में बाधक नहीं होगी और जीवन भर उनके मन की दृढ़ता कायम रही और वह हर क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्होंने निश्चित रूप से मन की गहराई में दृढ़ संकल्प कर लिया था कि जीवन में सफल होना ही है, चाहे जैसे भी परिस्थितियाँ अड़े आए। जिसका मन मजबूत होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंश 3। अर्थ की सूचिता की वह ज्वलंत उदाहरण। हर प्रकार की सुसंता की भावना उनके स्वभाव का अभिव्यंग रही है। संदर्भ पूर्णवर्त प्रसंग लेखक डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व के दृढ़ता के साथ साथ उनके स्वभाव की निश्चलता, आत्मसम्मान का भाव और पवित्रता को प्रस्तुत पंक्ति में अभिव्यक्त कर रहे हैं। व्याख्या। डॉक्टर रघुवंश के मन में निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा, जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित था। उनका मन सदैव नई प्रेरणा और उत्साह के साथ कार्य करने की ओर अग्रसर रहता था। लेखन की प्रति उनकी समर्पित भावना थी। उनका स्वभाव बहुत ही पवित्र और निर्मल था। उनकी यह पवित्रता उनके रहन सहन, व्यक्तित्व तथा हर कार्य व्यापार में दृष्टिगत होती थी। इसका प्रभाव उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता। पूर्वोक्त पंक्तियों को विश्लेषण रूप से अर्थ की पवित्रता के संदर्भ में लेखक ने कहा है। डॉक्टर रघुवंश अर्थ के मसलों में कभी भी किसी की दया या एहसास लेने को राजी नहीं थे। वह रिक्शे में भी जाते तो रिक्शे वाले को देने वाली रकम न जाने किस ढंग से पहले ही निकाल कर रख देते थे। इसलिए लेखक ने डॉक्टर रघुवंश को अर्थ की सूचिता का ज्वलंत उदाहरण माना है। अंश 4। संकल्प ही तो चेतना का वह गुण है जिसमें मन के दृढ़ता, इच्छा, विचार, चिंतन, विमर्श विद्यमान करते हैं। संदर्भ पूर्ण प्रसंग। इस गद्यांश में लेखक डॉक्टर रघुवंश के जीवन की हर कार्य प्रवृत्ति के मूल में उनके मन की संकल्प में सक्रियता को उजागर कर रहे हैं।
व्याख्या। संकल्प शक्ति जीवन का दृढ़ आधार है जो मनुष्य के मन की इच्छा व विचारों को सुनिश्चित गतिशीलता व सशक्तता प्रदान करती है। संकल्प शक्ति मनुष्य की प्रतिनिष्ठा का मूल मंत्र है। डॉक्टर रघुवंश के संदर्भ में कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी जीवन में जो सृजनात्मक कार्य किया है उनका आधार दृढ़ संकल्प चेतना है। इसी वैचारिक चिंतनशील संकल्पपूर्ण इच्छा शक्ति ने उन्हें निरंतर लेखन कार्य की ओर प्रेरित किया और वह एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में कार्यरत रहे। अंश 5। जो आत्मविश्वास पूर्ण कार्य करता है उनकी योग्यता तो उनके कार्यों से प्रकट होती है। वही कारण है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देश में जब हिंदी साहित्य कोश का निर्माण प्रारंभ हुआ तो डॉक्टर रघुवंश न केवल संपादक मंडल में रहे वरन उस परियोजना का संयोजकत्व भी किया। उन्होंने कोश के लिए लेखन कार्य भी किया। हिंदी साहित्य कोश के प्रकाशन में उनका बड़ा योगदान रहा। किसी भी परियोजना का विकास कर उसको ऊंचाई तक ले जाना और उसके लिए अपने को न्योछावर करते रहना उसका स्वभाव बन गया। योजकर्ता, आत्मविश्वास, आत्मबल, कार्यनिष्ठा आदि गुणों का संबल लेकर वह निरंतर आगे बढ़ते ही रहे। संदर्भपूर्ण प्रसंग। इस गद्यांश में लेखन डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं को उजागर करने के साथ साथ उनके कृतित्व को भी स्पष्ट कर रही है। व्याख्या। डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व की यह विशेषता थी कि वह हर कार्य आत्मविश्वासपूर्ण ढंग से करते थे। इससे उनकी योग्यता और कार्यकुशलता दोनों का ही परिचय मिलता था। हिंदी साहित्य कोश का निर्माण कार्य आरंभ तब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कार्य का निर्देशन कर रहे थे। डॉक्टर रघुवंश ने इस कार्य के लिए न केवल संपादन कार्य किया अपितु कार्य संयोजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही कोश के लिए लेखन कार्य भी किया। ये तीनों कार्य साधारण नहीं थे। उनके साधारण संयोजन से साहित्य कोश का प्रकाशन कार्य संभव हुआ। उनके भीतर कार्य करने की लगन थी, अपने ऊपर पूरा विश्वास था, पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना, उस कार्य को ऊंचाई तक ले जाना, काम के लिए मर मिटना, खुद को न्योछावर कर देना, आत्मविश्वास पूर्णत कार्य करना उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। वास्तव में कहे जाए तो कार्य के प्रति उनके आत्मसमर्पण का भाव था। इन्हीं अनेक गुणों के कारण आपने जीवन में सफलता पाई और आगे बढ़ते चले गए। आपने क्या सीखा? मन में समाहित जीवन की लालसा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अपंगता जीवन की गतिशीलता में बाधक नहीं हो सकती। डॉक्टर रघुवंश के समक्ष उदाहरण है। डॉक्टर रघुवंश के जीवन जीने का ढंग ये सिद्ध करता है कि अपंग लोगों को दया सहानुभूति के स्थान पर अपनत्व का सहयोग चाहिए। मन की सुदृढ़ता और संकल्प शक्ति ही व्यक्ति की प्रतिनिष्ठा का आधार है। डॉक्टर रघुवंश इसी संकल्प शक्ति के कारण निरंतर लिखते रहे और सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहे। डॉक्टर रघुवंश में आत्मविश्वास फूट फूट कर भरा हुआ है। डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व की उनकी जीविष्मा शक्ति और कार्य क्षमता की चरम परिणति में योजनकर्ता, अर्थ की सुचिंता, आत्मबल, कर्तव्यनिष्ठा, समता के गुण समाहित हैं। गद्य साहित्य की नवीन विधाओं में स्मरण एक जीवंत और रोचक विधा है। स्मरण की विशेषता आत्मायिकता, स्मरण भाव, सटीकता, लेखन की निजी दृष्टि की प्रधानता, तख्त विधि, परिचित व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से विश्लेषण, स्मरण की मुख्य विशेषताओं के आधार पर यह रचना खरी उतरती है। स्मरण की भाषा शैली सरल, रोचक, भावनात्मक, प्रभावमान तथा आत्मा यक्तापूर्ण है।
डॉक्टर रघुवंश की प्रमुख कृतियाँ हैं मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्शन उसके द्वारा उनका विचारक रूपपरक होकर निखरा। उन्हें भारत भारती सम्मान, पिंडला टैक्स द्वारा शंकर पुरस्कार, श्री भगवानदास पुरस्कार से समय समय पर सम्मानित किया गया। योग्यता विस्तार। लेखक परिचय। कैलाश चंद्र भाटिया बहादुरगढ़ शास्त्री राष्ट्रीय परिषद अकेडमी मसूरी से सेवानिवृत्त हुए। यहाँ वे हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाएं विभाग के विभाग अध्यक्ष थे। अनेक संस्थाओं तथा भारत सरकार की विधि समितियों में भारत विश्लेषण के रूप में कार्यरत, भाषा विज्ञान तथा हिंदी भाषा के विविध पक्षों पर अनुसंधान के साथ गद्य साहित्य की नींव विद्याओं की ओर विस्तृत। आगरा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यावन शोध संस्थापन विद्यावन के पूर्ण निदेशक। प्रमुख रचनाएं अखिल भारतीय प्रशासनिक कोश, हिंदी अंग्रेजी अभिव्यक्ति कोश, अंग्रेजी हिंदी शब्द का ठीक प्रयोग, हिंदी भाषा शिक्षक, भारतीय भाषा विद्या प्रयोजन मूलक, कामकाजी हिंदी व्यवहारिक भाषा, अनुवाद कला, सिद्धांत और प्रयोग भाषा, भूगोल, संक्षेप और पल्लवन आदि 35 से अधिक प्रकाशित पुस्तकें। लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के सील ऑफ ऑनर साहित्य चस्त स्थापति नथतालिका पुरस्कार से सम्मानित। महामाना मदन मोहन मालवीय सम्मान से अंकित। समरण गद्य साहित्य की एक शर्त विद्या है। इस विद्या का आरंभ भागरिंदु युग से हुआ। हिंदी में अनेक समरण लिखे जा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए कुछ नाम दिए जा रहे हैं। दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। गांधी को स्मृतियाँ, जितेंद्र कुमार। जिन्हें भूल ना सका, रामनारायण उपाध्याय। आत्मने पद अग्नि, उजले पानी यादों के भगवान सिंह। उजले पानी यादों के भगवान सिंह। बचपन से निकट, अजित कुमार। मेरे हमदम मेरा दोस्त, कमलेश्वर। यादों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर। युग पुरुष, रामेश्वर शुक्ला आचल। याद हो ही ना याद हो, काशीनाथ सिंह। भारत के राष्ट्रीय APJ अब्दुल कलाम ने भारत के 1000 विकलांग बच्चों से खास मुलाकात की और अपने अनुभवों को आदमी साहस नामक कृति में संयोजा। इस कृति में एक स्थान पर लिखा है, विकलांगता का भाव तो इंसान के दिमाग में होता है। निर्मल तो तेजस्वी दिमाग वाला व्यक्ति एक मूल्यवान नागरिक होता है, भले ही वह शारीरिक रूप से विकलांग हो। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर भोपाल राय ने अपंग होते हुए भी सफलता की बुलंदियों को चूमा है। इस पाठ्यक्रम में आप विराटा की पद्मिनी उपन्यास से पढ़ेंगे, जिसका संक्षेपण और पाठ लेखन का कार्य उन्होंने ही किया है। हिंदी उर्दू से प्रसिद्ध लेखन तथा महाभारत धारावाहिक के संपादक लेखन के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर रही मजूम रजा ने अपाहिज होते हुए भी 300 से ज़्यादा फिल्मों की नक्ट कथा लिखी और आधा गांव जैसे उपन्यास से साहित्य जगत को दिया। दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।